good morning all. Today, Good morning, ma'am. today we will start the new chapter of your book. That is chapter climate. Okay. Climate क्या होता है climate? Do you know what is climate? कोई बताएगा? Tell me. Screen is सीधा नहीं है शायद, है ना? ओके। क्लाइमेट में बहुत सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलता है, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत कम बारिश हो रही है। तो यू नो कि ये जो डिफरेंस होते हैं ये क्यों होते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं सबसे पहले आप लोगों के क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें जो है क्लाइमेट में कैसे यूज़ होती हैं। ओके। देखिए, सबसे पहली बात कि एयर, अगर जो एयर होती है उसका मूवमेंट अपर की साइड हो, वर्टिकल मूवमेंट होता है, तो ये क्या कहलाती है? एयर। इट इज कॉल्ड एयर। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? एयर। व्हेन द मूवमेंट ऑफ एयर इज हॉरिजॉन्टल, है ना? अगर मूवमेंट ऑफ एयर हॉरिजॉन्टल होता है, दैट टाइम वी कैन से विंड। हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे उसके लिए? विंड यूज करेंगे। क्या टर्म यूज करेंगे? विंड। ओके। तो ये अगर हम बात करें कि वर्टिकल मूवमेंट, है ना, वर्टिकल मूवमेंट क्या हो गया आपका? ये सरफेस है। बाई चांस ये अगर हम कहते हैं कि ये सरफेस है इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर अगर हवा ऊपर की तरफ उठती है ना, तो दैट इज वर्टिकल मूवमेंट। इस सिचुएशन में हम क्या टर्म यूज करेंगे? एयर बोलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। एंड व्हेन द मूवमेंट ऑफ एयर इज हॉरिजॉन्टल देन इट मीन विंड। अगर विंड का कहीं पे भी टर्म यूज होता है, इट मीन्स कि वो कैसा मूवमेंट हो रहा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर Yes, हुआ ma'am. है ना? अब देखिए, एयर का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? देखिए, एयर का मूवमेंट वर्टिकल जब होता है तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर होता है। ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ओके। व्हेन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर से वापस से एयर क्या करेगी? नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट इज लो टू हाई। ठीक है, अब यहाँ पर लो प्रेशर है, जहां पर भी वो नीचे जब आती है तो हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है? हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, जो एयर की टेंडेंसी होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल में कैसी होती है? लो टू हाई प्रेशर। ओके। एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एयर की टेंडेंसी होती है हाई टू लो प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हुआ आपको इतना? कोई Yes, डाउट? ma'am. अब देखिए, Yes, ma'am. तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये क्या हो रहा है? लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू अगेन हाई। तो ये एयर किस फॉर्म में मूव कर रही है? इट मूव्स इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है ना, ये क्या बना रही है? ये एक सर्कुलर फॉर्म बना रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए क्या होता है नाउ। लो प्रेशर जनरेट कहाँ होता है? लो प्रेशर आप कहेंगे कि मैम लो प्रेशर कहाँ जनरेट होता है? लो प्रेशर जनरली जनरेट एट दोज प्लेसेस वेयर आर हीट जोन रीजन्स, जहाँ पर होते हैं, ठीक है ना, जहाँ हीट कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ये क्या करते हैं? ये आपस में कपलिंग होती है और कपलिंग की वजह से ही ये सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लो प्रेशर की, लो प्रेशर कहाँ हो रहा है? लो प्रेशर वहाँ जनरेट होगा जहाँ पर थोड़ी हीट होगी, है ना, हीट होगी। और हाई प्रेशर कहाँ होगा एज कंपेयर टू लो प्रेशर? वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें कि लो प्रेशर की टेम्परेचर जो है यूनिट, अगर हम मान लेते हैं कि वहाँ का 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट है, तो हाई प्रेशर वहाँ होगा जहाँ का टेम्परेचर यूनिट 90 होगा।
समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हाई प्रेशर ठंडे इलाकों में ही हो रहा है जाके, ऐसा नहीं है। सिर्फ लो प्रेशर का जो टेम्परेचर है उससे कम वाले टेम्परेचर के अंदर वहां पर आपका क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर में यहाँ का जो यूनिट है टेम्परेचर यूनिट वो होगा 100 सपोज करिए, तो हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, 90 पे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोल्ड ही रीजन होगा वहाँ पर ही जाकर हाई प्रेशर बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टेल मी। अब देखिए उसके बाद आती है जेट स्ट्रीम। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करवा रही हूँ आपको, चैप्टर में ये कैसे कैसे यूज होंगे वो सारी चीजें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जनरली फ्लो इन अपर एटमॉस्फेयर, इन अपर एटमॉस्फेयर। ओके, ये अपर एटमॉस्फेयर के अंदर फ्लो करती है फ्रॉम डिफरेंट, ये एक बहुत डिफरेंट टाइप की विंड होती है जो कि बहुत, इसकी जो स्पीड होती है दैट इज वेरी हाई। ओके, द मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम इज टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ओके, इसका जो मूवमेंट होता है वो जनरली कहाँ से कहाँ तक के लिए होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ओके, अब ये देख लीजिए, इसको डायग्राम में समझ लीजिए। देखो, दिस इज योर अर्थ। ओके, दिस इज योर अर्थ। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पे जेट स्ट्रीम या तो होती नहीं, बहुत कम होती है, या फिर बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रिसीविंग एरिया होता है तो यहाँ पर जेट स्ट्रीम नहीं होती है। हीट जो जेट स्ट्रीम्स है वो टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, जैसे जैसे आप पोल्स के तरफ जाएंगे वहाँ पर जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्पीड होती है जेट स्ट्रीम की वो अप्रॉक्स 200 पर किलोमीटर चलती है। ओके, इन सीजन वाइज अगर हम देखते हैं, सीजन वाइज अगर हम देखें तो इन समर्स जेट स्ट्रीम इज वेरी वीक होता है। ओके, एंड इन विंटर इट इज स्ट्रॉन्ग। स्पीड अप्रॉक्स कितनी होती है, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ठंडी। ठीक है, फ्लो इन अपर एटमॉस्फेयर, बट इट फ्लो इन अपर एटमॉस्फेयर्स के अंदर ही। अगर हम स्ट्रेटोस्फियर्स वगैरह जो इस तरीके से ऊपर जाते हैं तो वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलती है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया? यस मैम। Now we will talk about Coriolis force. What is Coriolis force? Coriolis force क्या होता है? देखिए, when Earth rotate on in move on in own axis, okay? जब move करती है Earth अपने ओन एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पर ये ओन एक्सिस पे जब मूव करती है अर्थ तो एक फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शन की तो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर नॉर्थ एंड हियर इन साउथ। इन नॉर्थ अर्थ जो रोटेट करती है वो क्लॉकवाइज करती है। किस तरीके से करती है, क्लॉकवाइज करती है। एंड इन साउथ अर्थ जो रोटेट करती है वो किस तरीके से कर रही है, इस तरीके एंटी क्लॉकवाइज करती है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, जो कोरियोलिस फोर्स है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, विंड के डिफरेंसेस देखने को मिलता है डायरेक्शंस के अंदर कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सबसे पहली बात यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब द अर्थ मूव ऑन इन ओन एक्सिस वन फोर्स इज जनरेट दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। जैसे कि आपने कई चीज़ों को रोटेट किया होगा तो जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ओके, and the direction in north is clockwise and in direction in south is anti clockwise। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट यहाँ पे? नो मैम। नाउ नेक्स्ट, तो सन का जो मूवमेंट है, अब देखो सन का जो लाइट है या सन हीट जो रिसीविंग होती है वो किस तरीके से होती है। हीट रिसीविंग फॉर एग्जांपल दिस इज योर सन। ओके, जो सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, देखिए दिस इज योर सन है ना, द डायरेक्ट सन रेज फॉल्स ऑन इक्वेटर। हियर इज डायरेक्ट सन
falls on equator. Okay, that's why this region is very hot region. Okay, that's why we are saying that tropical zone or tropic, है ना. तो ये वाला जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा हीट रिसीविंग एरिया होता है सन रेज, बिकॉज सन रेज फॉल्स डायरेक्ट ऑन दिस रीजन. ओके, एंड आप देखेंगे कि ये जो सन रेज है जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये स्लैंटिंग होती चली जाती है. इट मीन्स कि जो हीट है सन से आने वाली वो कम होती है टुवर्ड्स द पोल. ठीक है, तो जो सन रेज है और उसका जो मूवमेंट है इज बिटवीन कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही रहता है. देखिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ मैक्सिमम जो हीट रिसीविंग होती है वो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है. ठीक है, कैसे रहता है वो समझ लेते हैं. हाउ दिस मूवमेंट हैपन, कैसा होता है देखिए. सबसे पहले दिस इज योर अर्थ. ओके, अब अर्थ पे क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज योर इक्वेटर. यहाँ पर इक्वेटर है, थोड़ा सा अर्थ हमारा टिल्टेड है, सबको पता है ना. तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है. इक्वेटर ऑन 21 मार्च, ऑन 21 मार्च सन जो रेज होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्ट गिरती हैं. ठीक है, आप देख रहे हैं जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है. तो यहाँ पर इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्ट गिर रही है ना. दैट डे इज 21 मार्च. तो ये इसको क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स. ओके, देन अब क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब नॉर्थ की तरफ यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हीट मैक्सिमम रहती है, शिफ्ट होती रहती है. तो वो कैसे होती है वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. तो यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, ये है इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नाउ ऑन 21st June, on 21st June the sun rays directly fall on ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, तो सन रेज कहाँ गिर रही है, डायरेक्ट यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है ऑन 21st June. तो दिस इज नोन एज समर सोल्स्टिस. इसको हम क्या कहेंगे, समर सोल्स्टिस कहेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. हमारा इंडिया भी यहीं पे आता है. देखिए हमारा इंडिया भी यहाँ पर है, इस जगह आता है हमारा इंडिया. ठीक है, इंडिया यहाँ पे आता है. इसी वजह से 21 जून जो होता है वो सबसे गर्म दिन माना जाता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होके निकलती है. तो वो सबसे मैक्सिमम हीट इंडिया रिसीव कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना. रेस्पॉन्स तो दीजिए बेटा, आप बोलते ही नहीं है. ओके, नाउ अब क्या होता है कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो साउथ की तरफ हो रहा है. अब देखिए यहाँ पर साउथ की तरफ मूव होता है, वापस से यहाँ पर अर्थ आ गई. ठीक है, अब अर्थ के जो सन रेज है वो कहाँ पर आ रही है, ऑन इक्वेटर. ओके, ऑन 23rd September, ऑन 23rd September दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, है ना. एट दिस टाइम इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउथर्न हेमिस्फीयर जो क्लाइमेट होता है दैट इज टेम्परेट क्लाइमेट होता है. बहुत ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है. ठीक है, और ये जो डे होता है दैट इज 23rd September व्हेन द सन रेज डायरेक्ट फॉल ऑन इक्वेटर. क्लियर हो गया नाउ. यस मैम. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउ द अर्थ सन रेज फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब यहाँ पर देखिए किसकी तरफ जा रहा है, सन रेज कहाँ गिर रही है, डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है. ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर विंटर सीजन आ गया. विंटर सीजन होगा, हमारा इंडिया ऊपर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास उधर है, तो हमारे यहाँ पर क्या हो गई, विंटर हो गई. ठीक है, अब जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही है इट मीन्स कि इन साउथर्न हेमिस्फीयर समर आ रहा है. ठीक है, तो
यहाँ पर कौन सा, यह क्या कहलाएगा, ये कैप्रिकॉन पे आ रहा है तो विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विंटर सोल्स्टिस बोला जाता है। और ये डे होता है 22 दिसंबर, when the sun directly fall on Tropic of Capricorn. ओके और यहां पर देखिए सन रेज कहाँ आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही है। इट मीन्स दिस इज समर, हियर इज समर। ओके तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म दिन जो है वो किसको मानते हैं हम? 21 जून को मानते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे सन डायरेक्टली फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारे यहाँ पर क्या रहता है इस समय? समर्स रहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? समर सोल्स्टिस। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस। अगेन अर्थ कैसे मूव कर रहे हैं वापस से? इस तरीके से, जब सन रेज इक्वेटर पे गिर रही है, ठीक है, दैट इज 21 मार्च एंड इक्विनॉक्स। उसके क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स कहेंगे। समझ में आया आपको? कोई डाउट यहाँ पे? नो मैम। बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरीके, अब ये किस तरीके से क्लाइमेट में कैसे कैसे काम करता है वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही थी कि किस तरीके से मूवमेंट होता है। होप यू अंडरस्टूड। Do you know what is Coriolis force? Have you understood Coriolis force? है ना? Due to movement of Earth on its own axis is called one force is generated, that is called Coriolis force. Okay? ये कैसे काम करता है क्लाइमेट को चेंज करने में, और जो रेनफॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या बहुत सा विंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विंड्स का जो रोटेशन होता है ना, इन सारी चीज़ों में इनका क्या सपोर्ट रहता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके सो we will continue on tomorrow. Okay.